चुनाव में आप कई बार सुनते होंगे कि राम राज्य लाना है, लेकिन राज्य तो आ रहा है लेकिन राम कहीं नहीं आ रहा है। आप पुराने समय से राजनीतिक तंत्र को देख पा रहे होंगे। उस समय जब लोग धोती कुर्ता पहनकर देश के लिए खड़े होते थे और देश के लिए अपना स्वार्थ छोड़कर बात करते थे, आज क्या लगता है उन विषयों में कितना बदलाव आया है? हमारे देश में भी राजनीतिक आत्महत्याएं हो रही हैं, उसका मतलब मरना नहीं होता है। कई आप भाव मेरा समझ रहे होंगे। एक ये फैसला लेना रहे कि हम वोट करने नहीं जाएंगे, मतलब नोटा में वोट दबा देंगे, तो आखिरकार उस नोटा का मतलब क्या हुआ? वास्तव में देश का विकास हुआ है, हो रहा है, परिवर्तन हमेशा होगा। परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए। कई राज्य हैं और इतना बड़ा देश है, वहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन को कारगर करना या उसके लिए नीति बनाना बहुत कठिन है। भाई हम तो एक मत से सरकार गिरा देते हैं ना, लोकसभा एक मत से भी गिरा है इस देश में। लेकिन नैतिकता वाला पक्ष जो राजनीति में पहले हुआ करता था वो कहीं मिस कर रहे हैं हम लोग। जिन विषयों को असल में लोक नीति कहा जाना चाहिए था, उसे राजनीति का नाम दिया गया है। और राजनीति की बहुत सारे जो परिभाषाएं हैं वो आप सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। चुनाव के दौर अलग अलग राज्यों में है और केंद्र में भी चुनाव की परिस्थितियां आगे चल कर निर्मित होने वाली हैं। तो सवाल ये है कि राजनीतिक विषयों पे आज जो पुराने पारिस्थितिक तंत्र चल रहे थे और जो वर्तमान की कंडीशंस हैं, जब राजनीति वास्तव में लोक नीति हुआ करती थी और जो नेतागण थे वो अपने लिए नहीं देश के लिए सोचते थे। और आज की परिस्थितियों में लोग कहते तो हैं कि हम देश के लिए सोच रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ असल में नेताओं के खुद के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी बन जाती हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में आगे का राजनीतिक तंत्र किस तरह से चुना जाए, किस तरह की शिक्षा मतदान के लिए, किस तरह की शिक्षा और सरकारी तंत्र बनाने के लिए, किस तरह का शिक्षित व्यवस्था जो एक लोक नीति बनाने के लिए होनी चाहिए, उन विषयों पे इस गंभीर टॉपिक को छेड़ने के लिए इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ शिक्षक सम्मान समारोह चल रहा है। मेरे साथ में कुछ वरिष्ठ शिक्षक हैं। सर बताएंगे, जैसे कि लोक नीति की मैंने बात की, अब लोक नीति असल में राजनीति और राजनीति का अगर संधि विच्छेद कर दें तो राज करने की नीति में आज हो ये रहा है कि कोई पार्टी किसी के साथ, कोई पार्टी किसी के साथ, किसी के एथिक्स कहीं जाकर मिल जा रहे हैं और वो सभी लोग एक ही स्वर में ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र के लिए खड़े हैं, संविधान के लिए खड़े हैं, जनता के लिए खड़े हैं। लेकिन असल में जो स्वभाव का बदलाव आया है वो राजनेताओं के व्यवहार में और उनके एसेट्स में आया है। पहले के जो राजनेता थे वो देश के लिए धोती कुर्ता पहन कर रहते थे, आज के राजनेता थार और महंगी महंगी गाड़ियों और महंगे महंगे एसेट्स में आ गए। इस बीच में जो जनता का एक चयन प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन कैसा आना चाहिए, आपको परिचय? हाँ, मैं प्रोफेसर शर्मा, कल्याण कॉलेज। देखिए, आप चुनाव में आप कई बार सुनते होंगे कि राम राज्य लाना है, लेकिन राज्य तो आ रहा है लेकिन राम कहीं नहीं आ रहा है। एक्चुअल में हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था अभी पिछले कुछ 15-20 वर्षों से देख रहा हूँ, खैर बहुमत मिल रहा है सरकारों को, राज्य सरकारें भी बन रही हैं, लेकिन नैतिकता वाला पक्ष जो राजनीति में पहले हुआ करता था वो कहीं मिस कर रहे हैं हम लोग। हाँ, और कहते हैं ना, कभी कभी ख़राब चीज़ इतनी बार हमारे सामने आती है फिर हमें उसकी आदत पड़ जाती है। अब कोई भी व्यक्ति कितनी बार किस दल में चला गया, कब कहाँ था, उसके मॉरल वैल्यूज़ क्या थे, आजकल तो उनके वीडियोस भी उपलब्ध रहते हैं, कई बार हम सुनते भी हैं, दिल भी दुखता है कि आदमी पहले क्या बोल रहा था, ये अब क्या बोल रहा है। एक दूसरे के अदावत में रहते थे, एक दूसरे को गालियाँ देते थे, वो आज गले हाथ डालकर। हाँ, लेकिन आज से 20 साल पहले जब मैं किसी ऐसे शख्स को देखता था तो मुझे ख़राब लगता था, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, लेकिन आज वो मेरे लिए सामान्य बात है कि भाई वो ऐसे चला गया वैसे चला गया, मैंने उस ख़राब चीज़ को स्वीकार कर लिया है। सर आपका परिचय बताएंगे, जैसे इन्होंने कहा कि सामान्य सी बात हो गई, अब ये है कि अब कुछ नया नहीं सोच पा रहा है, जो सोचने की क्षमता है वो संकीर्ण होती जा रही है और उसी सोच को सोचना चाह रहे हैं जिसके एक कॉमन वैल्यूज़ आज मिल पा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो नहीं पा रहा है। आप पुराने समय से राजनीतिक तंत्र को देख पा रहे होंगे। उस समय जब लोग धोती कुर्ता पहनकर देश के लिए खड़े होते थे और देश के लिए अपना स्वार्थ छोड़कर बात करते थे, आज क्या लगता है उन विषयों में कितना बदलाव आया है? आपने बात की शुरुआत जो की थी कि राजनीति शब्द आ गया, लोक नीति आना था और राम राज्य की कल्पना की बात आई, तो हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक,
पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जिस तरीके से हम खाना मुंह से खाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि खाना मुंह में ही का विकास करता है, बल्कि वो शरीर के हर अंगों का विकास करता है पेट में जाने के बाद। वैसे ही एक राजा की नीति होनी चाहिए कि जो भी नीति वो बनाए वो देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। आपने जो बात कही और शर्मा जी ने अभी, डॉक्टर शर्मा ने जो बात कही अभी, बहुत संदर्भित है कि बहुत समय तक एक ही वातावरण में रहने से हम उसके आदत में ढल जाते हैं। पहले अगर कोई भ्रष्टाचार का केस हुआ, कहीं कोई दिक्कत आई तो हमको लगता था अरे इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन हम धीरे धीरे उसके इतने अभ्यस्त हो गए कि अब वो हमको सामान्य सा लगने लगा, जो असामान्य बात थी। और हम भी उसी में, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में ये भी लिखा है जैसा राजा वैसा प्रजा। तो राजा को जिन आदर्शों का पालन करना चाहिए यदि वो नहीं कर रहे हैं तो प्रजा भी उसी प्रकार से धीरे धीरे बनते जानती है, और बाद में उसी, चूँकि प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, उसी प्रजा में से ही तो फिर नेता चुने जाएंगे ना, तो वो एक परंपरा बन जाती है। सर, जैसे कि हम पुराणों में या अपने जो बोलना चाहिए एक इतिहास की कहानियों में सुनते हैं, जो जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जी का शासनकाल हुआ करता था, उस समय चाणक्य हुआ करते थे और उन्होंने सेल्यूकस और धनानंद के खिलाफ किस तरह का युद्ध और विद्रोह करने के लिए एक प्रबल नीति बनाई, और वो खुद सादगी में रहते हुए। लेकिन आज जैसे कि चाणक्य नाम लेने पर ऐसा लगता है कि चाणक्य कोई ऐसा नाम है जिसमें एक बहुत सारी कूटनीति और मतलब बोलना चाहिए कि विश्व भरी कूटनीति भरी हुई है। तो चाणक्य को इस तरह से परिभाषित किया जाता है आज, लेकिन चाणक्य वो थे जिन्होंने पूरे अखंड भारत का एक स्वप्न देखा था। तो आज क्या लगता है कि राजनेताओं के पास वैसे चाणक्यों की कमी है या चाणक्य की भी परिभाषा आज बदल चुकी है? नहीं, देखिए क्या था, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। मुझे याद है, मैं अपने तजुर्बे से आपको बताऊं कि जब मैं बीकॉम में पढ़ा करता था तो क्लास के अंदर एक भी बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता था। इस मेरी पूरी चीज़ को आप समझेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे कि उतनी राजनीति दूषित हो गई। क्योंकि उस समय अगर कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ता था तो वो बताता नहीं था, छुपाता था। 90% तो पढ़ते ही नहीं थे, क्योंकि उस समय ट्यूशन पढ़ना कमज़ोरी माना जाता था, तो वो छुपाता था। शिक्षक जो ट्यूशन पढ़ाते थे वो कभी बताते नहीं थे कि हमने ट्यूशन पढ़ाया। यानी ट्यूशन पढ़ाने वाला शिक्षक अच्छा शिक्षक नहीं माना जाता, जैसा भी अग्रवाल साहब ने कहा। सोच बदल गया। आज आप देखिए, मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ तुम 2 ट्यूशन पढ़ते हो, नहीं सर मैं 4 पढ़ता हूँ। यानी ट्यूशन पढ़ना एक गर्व की अनुभूति करते, उसको लग रहा है कि मैं ज़्यादा ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं ज़्यादा होशियार हूँ। और जैसे मैंने भी अपने लेक्चर में कहा, भी यही कारण आत्महत्या का भी बन रहा है, जो बच्चे कोटा में आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे देश में भी राजनीतिक आत्महत्याएं हो रही हैं, उसका मतलब मरना नहीं होता है। कई आप भाव मेरा समझ रहे होंगे। उसी तरह जो शिक्षक उस समय जो ट्यूशन पढ़ाते थे, और आज अगर मैं किसी शिक्षक को बोलता हूँ यार तुम 50 पढ़ाते हो, नहीं मैं 200 पढ़ाता हूँ। तो ये जो शिक्षा का जो पतन हुआ, राजनीतिक पतन हुआ, अग्रवाल साहब ने भी बोला कि आते तो उसी जगह से हैं सब लोग। तो जब आप इस सोच के साथ, इस धारणा के साथ ऐसे ही लोग राजनीति में जाएंगे तो आप उनसे क्या कल्पना कर रहे हैं, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? सर, एक सवाल है, चुनाव कैसा हो, मतलब जैसे कि अगर जनता के पास ऑप्शन 2 या 4 पार्टियां या 2 या 4 चेहरे रहें और उसके बीच में एक ये फैसला लेना रहे कि हम वोट करने नहीं जाएंगे, मतलब नोटा में वोट दबा देंगे, तो आखिरकार उस नोटा का मतलब क्या हुआ? जब अगर कोई 5000 वोटर वाली विधानसभा सीट है मान लीजिए, उसमें अगर कोई व्यक्ति 4999 मतों को नोटा कर दे और 1 वोट से कोई उस क्षेत्र से विधायक बन जाए तो वो विधायक कहलाने के लायक होगा क्या? लेकिन नोटा का जो अस्तित्व है वो इस तरह से भी परिभाषित है, तो क्या उस नोटा जैसे विषय को इस चुनावी परिस्थिति में लाना, और ये जो मैंने कहा कि जो 2-4 लोगों के बीच ही हमको चयन करना, इन दोनों विषयों पे 2 बड़े गंभीर सवाल हैं। मेरा सवाल शायद लंबा हो रहा है, तो आप इन दोनों विषयों पे क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, नोटा पर तो मेरा विचार ये है कि नोटा कोई विकल्प नहीं होता कि अच्छा सरकार आ जाएगी, नोटा से सरकार ही नहीं आएगी। नोटा से तो सरकार ही नहीं आएगी। वो तो बिल्कुल भी मैं उसका समर्थक नहीं हूँ कि कहीं नोटा का उसमें बटन होना भी चाहिए। आपको बेस्ट को चुनना है, और बेस्ट को चुनने के लिए जो वातावरण है समाज का, उसको हमको जागरूक करना पड़ेगा। हमारे पास 2 विकल्प हैं या 4 विकल्प हैं, उसी में से किसी चुनना है, लेकिन चुनना तो पड़ेगा क्योंकि देश को चलाना है प्रजातांत्रिक, और बाद में हम दबाव डाल के परिवर्तन भी ला सकते हैं, है ना। हमेशा आप देखिए कि परिवर्तन का दौर है ये,
आपने एक बात कही इसके पहले प्रश्न में कि हमारे राजनीतिज्ञ जो हैं वो गाड़ियों में घूम रहे हैं और बड़े बड़े मकान बना लिए हैं। वास्तविकता ये है कि पब्लिक को भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक भी उसी स्थिति में है जो सन 65 वाली स्थिति थी या 70 वाली स्थिति थी। उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है, उसके भी जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो ये कहना और इस पूरे राजनीतिक व्यवस्था को एकदम नकार देना, इसको मैं उचित नहीं समझता। वास्तव में देश का विकास हुआ है, हो रहा है, परिवर्तन हमेशा होगा। परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए, कुछ चीज़ों पर रोक लगानी ज़रूरी है, ये इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। मैं डॉक्टर आर.पी. अग्रवाल, प्रिंसिपल कल्याण पीजी कॉलेज में। सर, जैसे कि आज देश में बहुत सारे दंशों पे बात होती है, बहुत सारे जो घाव हैं उन विषयों पे चर्चा होती है। भ्रष्टाचार के मसले को जैसे आपने भी छेड़ा उस टॉपिक को, और ये कॉमन सब्जेक्ट हो चुके हैं। आज सुनने को ये मिलता है कि 2000 करोड़ का रेट हुआ, 4000 करोड़ पकड़ा है। मतलब एक आदमी 1 लाख रुपए देखने में किसी को जीवन लग जाता है। लोग 2000-4000 करोड़ इस तरह से छपती हैं खबरें कि उनके लिए कोई वैल्यूज़ नहीं है पैसों की, और उस वैल्यू को भी हम लोग सुनने के आदी हो चुके हैं। सर, क्या लगता है भ्रष्टाचार पे कोई सार्थक कानून बनाने की ज़रूरत है? जैसे कि विदेशों में अगर हम सुनते हैं कि भ्रष्टाचार पे अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उसे आजीवन जेल हो जाती है। अगर कोई सरकारी अफसर है तो वो दोबारा नौकरी नहीं कर पाएगा। इस तरह के कानून है। लेकिन हमारा देश का राजनीतिक तंत्र क्या इस तरह से कानून बनाने के लिए लोकसभा या विधानसभा में तत्पर नहीं है? क्या राजनेताओं की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है? नहीं, देखिए, आप हमारे देश में भ्रष्टाचार, मैं किसी पार्टी का किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे में सब एक जैसे लगते हैं। भ्रष्टाचार में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कितने सारे लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी उनकी खुद वो चुनाव जीतते हैं, उनकी पार्टी भी सत्ता में आ जाती है। तो जनता से वो विषय, भ्रष्टाचार वाला जो विषय है ना, वो टच नहीं करता। क्यों नहीं टच करता? 20-20, 25-30 साल मुकदमे चलते हैं भ्रष्टाचार के, चलते जा रहे हैं। उसी व्यवस्था में परिवर्तन की बात, यानी आपने, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि आपने इतना पैसा ले लिया कि उस पैसे से आप अपने मुकदमे को भी लंबा कर लेते हैं जी। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि कोई भी आचरण में, और राजनीतिज्ञों को वो उदाहरण पेश करना पड़ेगा कि आप किसी भी भ्रष्टाचार के मुकदमे में कहीं भी पकड़े जाएंगे तो उसका फैसला 1 वर्ष या 2 वर्ष, इतना एक समय बना दिया जाए, उसी में होगा। मैं उसी इच्छा शक्ति की बात कर रहा था कि ये अमेंडमेंट तो तब आएगा जब संसद भवन में आवाज़ उठेगी, मिलेंगी सारी पार्टियां। ये 2/3 बहुमत चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए, और आज की जो सत्ता पार्टी है उसके बाद 2/3 बहुमत नहीं है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। 300 तो एक चर्चा चल रही है, जैसे कि मैं आपसे भी लूँ, एक चर्चा चल रही है कि जैसे एक देश और चुनाव का एक समय है, और चाहे वो कहीं का समय हो, उस विषय पे अभी चर्चा शुरू हो चुकी है। आपका अभिमत क्या कहता है? जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी जो सत्ताधारी तंत्र के विपरीत लोग हैं वो कहते हैं कि अभी ये इन सब विषयों पे बात होनी नहीं चाहिए, कुछ अलग टॉपिक चाहिए। सरकार का ये कहना है, और बाकी लोगों की जो समझदारी कहती है कि उसमें बहुत सारे खर्च बचेंगे और बहुत सारी व्यवस्थाएँ ठीक तरह से प्रॉब्लम। आप इन विषयों पर क्या सोचते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन का विचार तो बहुत अच्छा है, और 1957 तक ये होता भी था। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में ये चलता है कि छोटे देश के लिए तो ये उचित है, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ कई राज्य हैं और इतना बड़ा देश है, वहाँ पर 1 नेशन 1 इलेक्शन को कारगर करना या उसके लिए नीति बनाना बहुत कठिन है। कारण ये है कि आज आपने 2-4 महीना आगे पीछे करके यदि 1 नेशन 1 इलेक्शन करा भी दिया तो 2 महीने बाद या इलेक्शन के तुरंत बाद पता लगेगा कि 10 राज्यों में स्पष्ट बहुमत नहीं आया, सरकार गिर गई, या सरकार 2 महीने बाद गिर गई, तो क्या फिर इलेक्शन कराओगे कि क्या नियम बनाओगे? ये भारी समस्या जो है। जैसे अभी जो सरकारी तंत्र के जो कानून के ज्ञाता लोग हैं, उनका ये कहना है कि जैसे मान लीजिए किसी को सरकार गिराना है तो अब उसे ये पावर भी दिया जाना चाहिए कि सरकार बनाने की वो क्षमता पहले पेश करे, उसके बाद सरकार गिराने के लिए उसको अनुमति दी जाएगी। वो तो अभी भी है, वो तो अभी भी आपको पटल पर जाना पड़ता है और पटल पर आपको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन सरकार अगर गिर ही गई है ना, क्योंकि भाई हम तो एक मत से सरकार गिरा देते हैं ना, लोकसभा 1 मत से भी गिरा है इस देश में, तो उस स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि भाई वो तो पटल पर जाने से ही पता लगेगा, और मान लो वो नहीं सिद्ध कर पाया तो वो दूसरे थोड़ी फिर से आप मुख्यमंत्री बना दोगे। जैसे भ्रष्टाचार के अलावा जैसे जनसंख्या आबादी एक बहुत बड़ा मूल सब्जेक्ट है, जिसपे आधार लेते हुए बहुत सारी जो पारिस्थितिक और राजनीतिक तंत्र तय होते हैं, और लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का जब कानून पे बात आती है
तो कुछ दल बहुत समर्थन में रहते हैं और कुछ दल कहते हैं कि ये कुछ और विषयों को उसमें डाल देते हैं। तो क्या लगता है, जनसंख्या नियंत्रण करने पे या जनसंख्या को गिनने पे, गणना करने पे या जातीय जनगणना पे, इस पे क्या होना चाहिए सर, जो नेताओं का रुख है? नहीं, देखिए, जातीय जनगणना की जहाँ तक बात है, हम फिर अपने समाज को बांट रहे हैं। ये इस कदर इस चीज़ें हावी हो जाएंगी, जो अभी राजनीतिक माहौल में आप देखते हैं सारा टिकटों का बंटवारा जातिगत आधार पे होता है। मोटे तौर पे सबको सब मालूम रहता है किस समुदाय का, किस जाति का, किस धर्म का व्यक्ति कहाँ पर है। ये तो हम उनको लाइसेंस दे रहे हैं कि आप खुला ऐसा करिए। इसमें अच्छे लोग कैसे आएंगे? फिर सब कुछ जातिगत आधार पर तय होगा। तो ये तो मैं इसका समर्थक नहीं हूँ कि जातीय जनगणना कभी भी होनी चाहिए। जहाँ तक जनसंख्या नियंत्रण की बात है, तो आप खुद देखिए कि बर्थ रेट हमारा भी कम हुआ है। उसका कारण क्या है कि जैसे समाज शिक्षित होता जा रहा है, मेरे घर में जो बाई काम करने आती है उसके भी 2 ही बच्चे हैं, लेकिन वो बताती है कि उसकी हम लोग 7-8 भाई बहन थे। तो वो समझ और सोच तो सबके अंदर आई है और इसके परिणाम हमको आगे दिखाई देंगे कि बर्थ रेट कंट्रोल हुआ है। जैसे चाइना ने कंट्रोल किया, लेकिन चाइना ने इतना ज़बरदस्त तरीके से किया कि आज वो डिस्पैरिटी, पहले नंबर पे आ गए, वो सेकंड पे आ गए, डिस्पैरिटी हो गया, उनको नुकसान हो रहा है। अच्छा, बच्चे जो यूथ मिलने चाहिए, देखिए जनसंख्या ज़्यादा हमेशा नुकसानदायक नहीं होती है, उसको हमने कमज़ोरी बना लिया है। आज जनसंख्या, चाइना ने क्या हुआ, एक बच्चे की पॉलिसी थी, आज उन्होंने ओपन कर दिया, 3 साल हो गए, नहीं आप जितने मर्जी आए उतने बच्चे पैदा करिए। सरकार एक तरफ दूसरे बच्चे होने पर फाइन होता था, अब वो बोनस दे रहे हैं। सहमत है सर? जैसे हाँ, सर बुजुर्गों की संख्या वहाँ बढ़ गई है, यंगस्टर्स कम हो रहे हैं ना, तो देश का विकास कैसे होगा? मस्तिष्क तो, ये ब्रेन तो वहीं से मिल रहा है ना। ओवरलोड हो रहा है सर जनसंख्या के कारण। जैसे अब पहले मान लीजिए किसी के घर में 10 सदस्य हैं, अचानक से उसके घर में 50 सदस्य हो जाएं, तो आर्थिक स्थिति का जो वित्तीय ढांचा है वो चरमरा सा नहीं जाएगा। तो उसमें वो जो अपन एक घर परिवार की वित्तीय स्थिति को गिनते हैं, एक देश की वित्तीय स्थिति, रोजगार के अवसर और मूलभूत आवश्यकताओं की जो डिमांड्स हैं, वो अचानक से पैरामीटर उसके बड़े हो जाएंगे। वो आएगा कहाँ से? फिर एसेट्स कैसे आएंगे? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि बर्थ रेट धीरे धीरे कम हुआ है। एक पुरातन जो चीज़ें चली आ रही हैं एकदम खत्म नहीं होंगी, लेकिन जो संकेत हमको मिल रहे हैं कि जागरूकता इस मामले में केवल पढ़े लिखे लोगों में नहीं आई है, ग्रामीण इलाकों में भी आप जाइए तो वहाँ पर भी परिवार छोटे हो रहे हैं। लेकिन मैंने भी चाइना का उदाहरण इसलिए दिया कि एकदम अगर आप इस पर सख्ती करेंगे या, और दूसरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे यहाँ, हम ऐसा कर भी नहीं पाएंगे जैसा चाइना ने किया था, तो उसके दुष्परिणाम हमको 30-35 साल बाद फिर दिखाई देंगे। तो चीज़ों को उसी तरह से करिए जो डेमोग्राफी का रूल्स है, माल्थस का एक जनसंख्या सिद्धांत है, हम लोग इकोनॉमिक्स में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अगर उसके हिसाब से आप डेमोग्राफी को देखेंगे तो फिर चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। एकदम भी सख्ती के साथ कम करने से आप देखिए कितने सारे देश हैं जो अभी, ज़्यादा देश वो हैं जो कम जनसंख्या से परेशान हैं। जनसंख्या से परेशान होने वाले ज़्यादा वाले 2-3 देश हैं, लेकिन परेशान होने वाले कम से कम 25-30 देश हैं। तो वो वही है कि उन्होंने सख्ती की थी, उसका दुष्परिणाम उनको आज भुगतना पड़ रहा है। तो हमको भी इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन डेमोग्राफी के हिसाब से, जो जनसंख्या का सिद्धांत है उसके हिसाब से। एक मूल विषय है। नहीं, एक बड़ी अच्छी बात शर्मा जी ने ये कही है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी ज़रूरी है हमेशा, क्योंकि यंगस्टर आते हैं। और हमारे बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति पैदा होता है तो अगर वो एक मुंह लेकर पैदा होता है तो 2 हाथ भी लाता है वो, और उससे देश का विकास होगा, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। एक मूल विषय है सर, जैसे कि शिक्षा नीति पे, जैसे बहुत सारी सरकारों ने शुरू से लास्ट सवाल है शिक्षा नीति पे, मतलब जो सरकारों की जो नीतियां बनती हैं, उन नीतियों का आज अगर हम ग्राउंड पे अगर रियलिटी टेस्ट करते हैं, आज भी ऐसा है कि हम ग्रामीण अंचलों में या कहीं अंचलों में चले जाएं जहां जो नॉन पॉपुलर नाम है, अब नरेंद्र मोदी जी को सब लोग जानते हैं, भूपेश बघेल जी को सब लोग जानते हैं, एक नाम है। तो इस तरह से हम अगर मान लीजिए देश के राष्ट्रपति का नाम पूछ दें तो कई लोग ऐसे हैं आज वो उन नामों को नहीं बता पाते। कई जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले उन नामों के बारे में नहीं जानते हैं। कोरोना को सब लोग जानते थे क्योंकि कोरोना ने सबको दंश दिया था। तो गांव-गांव में अगर किसी लेडीज़ से भी पूछो जो पढ़ी लिखी नहीं है, उससे भी पूछो तो बोलती है हाँ कोरोना फैले हमारे गाँव में। तो ये क्या प्रचारित करने वाली पॉलिसी पे आ गए हैं कि मतलब जो चीज़ का ज़्यादा प्रसार होता है उसको ज़्यादा समझते हैं लोग, और एक्सेप्टेंस भी कम हुई है शिक्षा नीति के लिए, और जो प्रसारक हैं वो भी कम हो गए हैं। ऐसा कुछ लगता है कि शिक्षा नीति आज भी कमज़ोर है? नहीं, देखिए शिक्षा नीति शिक्षक से चलती है। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अग्रवाल साहब ने तो बहुत डीप स्टडी की है इसके ऊपर, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले कौन हैं? इम्प्लीमेंट कौन करेगा? क्लास के अंदर शिक्षक जाके करेगा। तो आपके पास रॉ मटेरियल है,
लेकिन उस रॉ मटेरियल के लिए मशीन आपके पास वैसी है या नहीं है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो वैसे शिक्षक आपको जो नई शिक्षा नीति है, आपको ऐसे लोग इस शिक्षा नीति के साथ जोड़ने पड़ेंगे, जैसे बेस्ट लोग हमारे IITs में जाते हैं, एम्स में जाते हैं, ऐसी बेस्ट लोग शिक्षक बने, तब इस शिक्षा नीति को हम साकार कर पाएंगे। अभी जो एक मिनट अभी जो शिक्षा कर्मी वाली जो नीति छत्तीसगढ़ शासन ने या बहुत सारे प्रदेश सरकार ने बना रखी है, उससे आप इस नई पॉलिसी को नहीं चला पाएंगे, केवल ढो सकते हैं। लेकिन जो रिजल्ट्स आपको चाहिए, जो परिणाम आपको चाहिए शिक्षा नीति से, वो तभी मिलेंगे जब अच्छे शिक्षक, चुनिंदा शिक्षक, जैसे सैनिक का चयन आर्मी में होता है ना, वो देश की रक्षा करता है, शिक्षक समाज की रक्षा करता है। तो समाज को अच्छा बनाना है तो आपको अच्छे शिक्षक लाने एक अंतिम सवाल आप दोनों से कि जैसे जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसमें मन मस्तिष्क में जब एक वोटर वोट डालने जाता है तो उसके मन मस्तिष्क में विज्ञापनों के जरिए भी काफ़ी प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं राजनेता। कई लोग घर पहुंच के समझाते हैं, योजनाओं को बताते हैं, कई टेलीविज़न के और अन्य माध्यमों से भी समझाते हैं, पॉम्पलेट बंटवाते हैं। क्या उस वोटर पे, वो मन मस्तिष्क पे वो क्या लेकर जाना चाहिए उसे, कि ये जो योजनाओं का भारी भरकम विज्ञापन है उसे देखकर जाना चाहिए, या फिर आगे का भविष्य कैसे सोचे वो वोट करने के लिए, जब लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड राजनीति है, उसी में चुनाव करना है? वोटर को यही सोचना चाहिए कि वास्तव में जो नीतियां उनको बताई गई हैं, योजनाओं का प्रचार किया गया है, उन योजनाओं से आम जनता को या पब्लिक को क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि आम जनता ही वास्तव में देश के विकास के लिए कारगर है। अंतिम व्यक्ति वही है जो देश के विकास में लगा हुआ है। तो उसको ये सोचते हुए वोट देना चाहिए कि जो नीतियाँ, जो योजनाएं देश की बनाई गई हैं और जो हमको समझाया गया है, वो हमारे गांव के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए उचित है या नहीं है। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना चाहिए कुछ NGOs को, जो NGO के नाम से भी काम कर रहे हैं, उनका भी दायित्व बनता है। अभी सरकार ने स्वीप योजना भी चालू की है, मतदाता जागरूकता अभियान। तो मतदाता जागरूकता अभियान भी उसी का अंग है। हम अपने विद्यार्थियों को भेजते हैं गांव-गांव में NSS के माध्यम से, और मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि भाई आपको वोट देने तो जाना है, साथ ही साथ ये भी सोचना है कि हम किसको वोट दें। आपका भी मत, और उसी में एक ऐड कर दे रहा हूँ कि फ्री और रेवड़ी कल्चर जिसको बोलते हैं, अलग अलग तर्क शास्त्री जो हैं, अलग अलग राजनीतिक दल उसको बोलते हैं, उन फ्री और रेवड़ी कल्चर के कारण जो जनता का जो एक किसी का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बहुत बड़े एक जनता का नुकसान तो हो रहा है। अगर अपन जल लेते हैं और जल का पैसा नहीं देते हैं, पानी का पैसा नहीं देते हैं, तो वो टैक्स तो कहीं ना कहीं से वसूला जा रहा है। कोई राजनेता अपना घर परिवार बेच कर तो नहीं दे रहा है। तो इसका जो फ्री की राजनीति है उसका कितना प्रभाव या दुष्प्रभाव? 1 मिनट में इसका जवाब दे देता हूँ मैं। जैसे कोई मछुआरा है, अब मछुआरा बेरोज़गार हो गया, इस भाव को आप समझ जाइएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है कि उसको एक रोज़ मछली दी जाए, और एक तरीका ये हो सकता है कि उसको 1,000 रुपये का एक मछली पकड़ने का जाला दे दिया जाए, और सरकार बोले कि ये जो 1,000 रुपये का जाला हमने आपको दिया है, इसको हर महीने 100 रुपये करके आपको वापस करना है। अगर इस सोच से राजनीति होगी, मदद भी हो रहा है और कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है, पूंजी का निर्माण भी हो रहा है। तो हमारे देश में कल्चर क्या हो गया कि हम मछली दे रहे हैं, और आप बहुत लंबे समय तक किसी भी बेरोज़गार को किसी चीज़ को मछली नहीं दे पाएंगे। एक पीरियड के बाद हाहाकार मचना ही है। आप प्रदेश सरकारों की हालत देख लीजिए जिन्होंने इस तरीके की सोचों को आगे बढ़ाया है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि मछली पकड़ने का जाला उसको पकड़ाएं, जिससे वो अपना रोज़गार ढूंढे, जो पैसा दिया वो भी वापस करे, तब देश प्रगति करेगा। जितने डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऐसा ही होता है। मुफ्त में कोई भी चीज़ है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, उसका एनालिसिस इकोनॉमिक्स में होता ही नहीं है। उसी चीज़ का एनालिसिस इकोनॉमिक्स में होता है जो हम पैसे से हासिल करते हैं। अगर हम मुफ्त में हासिल कर रहे हैं तो देश उससे कमज़ोर होगा। जी कुछ कहना चाहिए? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जागरूकता को वहाँ तक ले जाना है कि हमको अल्पकाल के लाभ से प्रभावित नहीं होना है। वो क्षणिक है, थोड़े दिन सुख देगा, लेकिन बाद में वो हमको तकलीफ़ ही देगा, हमारी आदत ही बिगाड़ देगा, है ना। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि उसको कोई परमानेंट इलाज किया जाए, उसका संसाधन उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो अपने अर्थव्यवस्था को सुधार सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए और इन गंभीर विषयों पर चर्चा करने के लिए। और ये शिक्षक हैं, शिक्षक देश के नींव को खड़ा करते हैं, बच्चों को शिक्षित करके एक समाज की परिकल्पना और अच्छे समाज की परिकल्पना को साकार बनाने में एक सहयोगात्मक रवैया रहता है उनका। और आज से नहीं, ये युगों युगों से चला आ रहा है। तो इन्होंने जो बातें और हमने जो बातें की, उनका आपको उन बातों का क्या असर है और उन बातों पे आप क्या सोचते हैं, उन बातों को लिखिएगा। कमेंट बॉक्स आपका है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा, बहुत से लोगों के काम आएगी एक वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।
न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।